सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी क्या है, किसी चीज़ को कैसे बताती है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। बेटा अगर मैं बात करता हूँ स्पॉन्टेनिटी की, तो स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है और स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, ये आपको इस टॉपिक में समझ में आने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को जितनी भी चीज़ें पीछे बताई गई उसमें आपको ये बताया गया कि हाँ भैया हीट का फ्लो हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, या रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। लेकिन किसी भी रिएक्शन के दौरान ये नहीं बताया गया कि हीट की डायरेक्शन क्या थी। किसी भी रिएक्शन के दौरान ये नहीं बताया गया कि हीट की डायरेक्शन क्या थी। अब अगर मैं बात करूं तो क्या स्पॉन्टेनिटी हीट की डायरेक्शन को बताएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हीट की डायरेक्शन हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है बेटा ज़रूरत? क्योंकि हीट की तो टेंडेंसी ही है अपने आप ही कि वो हमेशा फ्लो होगी हायर बॉडी से लोअर बॉडी, यानी कि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर हमेशा हीट फ्लो होगी। और ये जो हायर से लोअर की तरफ टेम्परेचर का फ्लो होना है ये अपने आप होता है, इसमें आप कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप हीट को लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर वाली बॉडी पर अगर फेंकना चाहते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन फिर स्पॉन्टेनिटी वर्ड कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, अगर मैं इस चीज़ को समझेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और बोली है कि अगर आप मान के चलिए कि अगर आपके पास रूम में कार्बन और ऑक्सीजन रखे हुए हैं तो वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे और वो एक्सपैंड हो जाएंगे, है ना, ये अपने आप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि एक CO2 रखा है तो किसी कॉर्नर पर जाके कॉन्ट्रैक्ट अपने आप नहीं होगा, यानी कि एक्सपेंशन की क्षमता उसके अंदर अपने आप है पर कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता उसके अंदर नहीं है। या यूँ भी कह लीजिए किसी भी गैस का एक्सपेंशन आराम से हो सकता है पर उसका कॉन्ट्रैक्शन बिना एक्सटर्नल वर्क के पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर और भी चीज़ कही गई है कि जैसे कि H2 और O2 की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर H2 और ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएँ तो पानी शायद नहीं मिलेगा। या क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि रिएक्ट तो करेंगे, लेकिन वो रिएक्ट तो करेंगे पर वो स्लो रेट होगा, बहुत ज़्यादा स्लो रेट होगा। तो कुल मिला के लेकिन कर तो अपने आप ही रहे हैं। तो स्पॉन्टेनिटी क्या है? स्पॉन्टेनिटी होती है जब किसी के पास पोटेंशियल है कि वो खुद ही अपना काम कर सकता है, यानी कि उसे किसी एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल फोर्स की मदद नहीं चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी नहीं चाहिए उसको करने में। जैसे कि मैं आपसे अगर कहता हूँ कि अगर आपके पास एक वाटरफॉल है और वाटरफॉल अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो अपने आप ही आ जाएगा, उसे किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर से नीचे आने में एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। लेकिन इसी का उल्टा, अगर आप लोग कहेंगे कि नीचे से ऊपर मेरे को पानी को पहुंचाना है तो फिर अपने आप तो नहीं जा सकता। जैसे कि आपके घरों में अगर आप देखते हैं टंकी में पानी पहुंचाना होता है तो टंकी में पानी पहुंचाने के लिए आप लोग मोटर ऑन करते हैं, लेकिन अगर टंकी भर जाती है उसका मोटर ऑन करके थोड़ी पानी लेते हो, अपने आप ही टैप खोलते हो तो अपने आप आ जाता है। टंकी में भरा हुआ पानी अपने आप आपके घरों के नीचे आ रहा है, लेकिन टंकी तक पहुँचाने के लिए क्या चल रहा है, प्रोसेस आपको देनी पड़ रही है, यानी कि जिसमें आपने एनर्जी लगाई वो प्रोसेस कैसी हो जाएगी आपकी? नॉन स्पॉन्टेनियस बेटा। और जो अपने आप इतनी टेंडेंसी रखती है वो हमारे की वो अपने आप सारा काम कर सकती है, वो हमारे पास कौन सी हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो NCERT की लाइन देखिए, A spontaneous process is an irreversible process and may only be reversed by some external agency। यानी कि spontaneous process एक हमारे पास क्या है बेटा? इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसी एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से ही रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि पानी का नीचे गिरना, अगर आप इसमें एक्सटर्नल नहीं बेटा, वो तो नेचर का है ना, जो नेचर में एग्जिस्ट है उसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। जैसे आप ग्रेविटेशन बोल रहे हो एक्सटर्नल थोड़ी है, वो तो नेचर में एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा है, उसी वजह से तो आपके पास चीज़ें नीचे आ रही हैं। तो जो आपका वाटर डाउन द हिल है ये हमारे पास क्या अपने आप हुई और इरिवर्सिबल है। अनटिल एंड अनलेस आप कुछ नहीं करोगे, मतलब एक्सटर्नल एजेंसी नहीं लगाओगे तो पानी ऊपर उठ के कभी वापस नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपके पास स्पॉन्टेनिटी आती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक कि इज डिक्रीज इन एंथैल्पी अ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। डिक्रीज इन एंथैल्पी अ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, क्यों इस टॉपिक को ऐसे जस्टिफाई किया जा रहा है पहले समझ लेते हैं। एक्चुअल में हमें पता है कि डिक्रीज इन एंथैल्पी का मतलब है
कि आपके पास आपका हीट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हीट कम होने की वजह से एनर्जी क्या होना चाह रही है, कम होना चाह रही है। और ये हमने देखा था अगर किसी भी बॉडी की एनर्जी कम हो जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी की लोअर पोटेंशियल एनर्जी अगर रहेगी तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी, ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी इसी चीज़ को कहती है कि क्या किसी भी बॉडी की अगर एंथैल्पी को हम लोग डिक्रीज कर देते हैं तो क्या ये स्पॉन्टेनिटी को कंसिडर किया जाएगा, क्या इसे स्पॉन्टेनिटी मानेंगे? तो आप लोगों के जो आंसर्स हैं वो थोड़े वेरी करेंगे। और कैसे वेरी करेंगे, एनसीईआरटी बखूबी इस बात को समझाती है। सबसे पहले हमारे पास इसने एग्जांपल दिया N2 और H2 मिला के आपके पास अमोनिया दे रहा है, और हमने देखा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कि हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के दौरान सिंपल सी बात थी, 1 मोल लेनी थी। अब इसने कहा कि आपके पास N2 और H2 मिला के जब आपका NH3 दे रहा था तो इस समय पर कुछ हीट रिलीज हुई है, और इस हीट के रिलीज होने की वजह से यहाँ पे इसका डेल्टा एच आपको दे रखा है -46.1 किलो जूल। कितना दे रखा है बेटा, -46.1 किलो जूल दे रखा है। ऐसे ही आपको दे रखा है वाटर का, और आपको दे रखा है HCl का। HCl का आपको दे रखा है H2 + Cl2, बैलेंस खुद कर लेना आप बेटा। HCl इसका कितना रखा है, -92 पॉइंट समथिंग दे रखा है। ऐसे ही आपको H2 + O2 का 1 मोल जब पानी बना तो आपको इसकी हीट दे रखी है। ये सारी हीट अगर दे रखी हैं तो इन सब के पीछे आपको क्या लगा रखा है, माइनस साइन। यानी कि ये सारे प्रोसेस कैसे हमारे पास एक्सोथर्मिक इन नेचर हैं, यानी कि इन सब में हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, हीट बाहर आ रही है। और अगर हीट बाहर आ रही है तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें अपनी एनर्जी को लोअर डाउन करके कर रहे हैं, और को देख के हमें ये पता पड़ता है कि हाँ, जब एनर्जी हमारे पास लोअर डाउन हो रही है तो इस बात का मतलब ये बिल्कुल सही है कि एनर्जी लो करने की वजह से उनमें जो है स्टेबिलिटी आ रही है। तो इस डिक्रीज इन एंथैल्पी यानी कि एंथैल्पी नेगेटिव होती जा रही है, क्या ये क्राइटेरिया होगा स्पॉन्टेनिटी, यानी कि चीज़ें अपने आप हो जाएंगी? तो जनरली ये सारी चीज़ें वही हैं कि जो अपने आप हो सकती हैं। लेकिन एनसीईआरटी रुकी और एनसीईआरटी ने कहा अब आप कुछ और एग्जामिन को और आप कुछ रिएक्शन को फॉलो कीजिए, जैसे कि N2 + O2 आपको NO2 देता है। क्या कह रहा है, N2 + O2 आपको NO2 देता है। बेटा अगर आप इसकी एंथैल्पी को चेक करेंगे तो +33.2 दे रखा है। इसके अलावा इसने बोल रखा है कार्बन + 2 सल्फर हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड देता है। कार्बन + सल्फर क्या देता है हमें, कार्बन डाइसल्फाइड। इसकी हमारे पास किसको दे रखी है, इसने +122 समथिंग दे रखी है, 128.5 दे रखी है। तो ये वैल्यू हमारे पास कैसी दिखाई दे रही है आपको, एंडोथर्मिक वैल्यू दिखाई दे रही है, पॉजिटिव वैल्यू दिखा रखी है। यानी कि या तो ये स्पॉन्टेनियस है या ये स्पॉन्टेनियस है। लेकिन बेटा देखा गया कि ये भी स्पॉन्टेनियस है और ये भी स्पॉन्टेनियस है, यानी कि किसी भी बॉडी में सिर्फ डिक्रीज इन एंथैल्पी तो एक क्राइटेरिया नहीं बचा कि आप उसकी स्पॉन्टेनिटी को बता पाओगे या नहीं बता पाओगे, यानी कि और भी कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें स्पॉन्टेनिटी को बताना पड़ेगा। अगर ये होता कि डिक्रीज इन एंथैल्पी से आप स्पॉन्टेनिटी बताते तो ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते और ये वाले स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे तो एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है ना, यहाँ पे तो हीट एब्जॉर्ब करी जा रही है सिस्टम के द्वारा। सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब करने का मतलब ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और अगर ये एंडोथर्मिक है तो स्पॉन्टेनियस नहीं होने चाहिए थे अगर हम लोग एंथैल्पी डिक्रीज को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ये भी स्पॉन्टेनियस पाए गए। तो आपकी एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बना रखा है, ग्राफ बना रखा है बेसिकली। उस ग्राफ में हमारे पास क्या चीज़ें हैं और कैसे चीज़ें हैं ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का जो मैंने आपको ग्राफ बनवाया था, याद कीजिए, ये वाले जो प्रोसेस मैंने कराए थे ये बस लगभग वही वाले ग्राफ हैं। इसमें हमारे पास कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पर एनर्जी है और यहाँ पे आपके पास वही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिलके बना रहे हैं। अब जब भी हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा आएगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से, यानी कि अगर मान के चलिए आपके पास ये कहता है कि आपके पास ये HR है यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, और यहाँ पर ये कहता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमेशा हमने क्या बोला था एंथैल्पी के दौरान, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। तो ऐसे केस में हमारे पास प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करूँगा तो एनर्जी इसकी तो लो है, और इसकी एनर्जी लो होने के कारण हमारे पास HP - HR क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है मेरे पास जिसमें HP हमारे पास यहाँ पर है, ये जो हमारे पास दे रखा है, ये वैल्यू
जो हमारे पास डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आई है, ये किसको बता रही है? आपके पास एक्सोथर्मिक इन नेचर को बता रही है। इसी का उल्टा कर देते हैं, HP को ऊपर कर दीजिए, HR को नीचे कर दीजिए, जो कि आपके नीचे वाले ग्राफ में दे रखा है। टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में HP और HR को ऊपर कर देंगे, यानी कि इसे अगर आप HR कर देंगे, इसे अगर आप HP कर देंगे, तो आपके पास डेल्टा ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा और ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? एंडोथर्मिक। तो इस ग्राफ से हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। तो NCERT ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है आगे कि therefore it becomes obvious that while decrease in enthalpy may be a contributor factor for spontaneity but not for all reactions। सभी रिएक्शन के लिए नहीं होगा। हाँ, कंसीडरेशन में ले सकते हैं कि जिसका एक्सोथर्मिक है वो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, अधिकतर चांस उसके ज़्यादा हैं, लेकिन हर बार आएगा ये कहना जो है हमारे पास सही नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी क्या है। अभी तक हमने स्पॉन्टेनिटी के बारे में जानने की कोशिश करी, ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं एंट्रोपी क्या है। बेटा एंट्रोपी अगर मैं बात करूँगा तो ऐसा समझ लो कि भसड़, मतलब डिसऑर्डर। कहने का मतलब है कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर आते हो तो कहीं बैठ जाते हो, लेकिन जैसे स्कूल में जाते हो, अच्छे बच्चे बन जाते हो, पूरा डिसिप्लिन होकर एक एक सीट पे जिसको जैसे बैठना है वैसे बैठते हो, है ना। तो ये जो आपका डिसऑर्डर है जो यहाँ पे चल जाता है और स्कूल में नहीं चलता, तो इसका मतलब तुम्हारी जो एंट्रोपी है वो यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग डिसऑर्डर ज़्यादा हो। लेकिन अगर ये चीज़ ऑर्डर में आ जाएगी तो आपकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि एंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस को जो हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ये चीज़ आप लोगों के पास पूछी जाती है कि एंट्रोपी कैसे बताएंगे, और कुछ एग्जाम्पल चुनिंदा होते हैं जिनकी आपको एंट्रोपी बतानी होती है कि इसकी एंट्रोपी घट गई या बढ़ गई। NCERT हमारे पास एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू एक चीज़ बताना चाहती है कि मान के चलिए मैंने आप लोगों को एक बॉक्स दे दिया है और उस बॉक्स में हमारे पास कहानी कुछ ऐसे है कि ये मेरे पास एक कोई नॉर्मल सा बॉक्स था और इस बॉक्स का मैंने यहाँ पर ऐसे पार्टीशन कर रखा। पार्टीशन करने के बाद इस वाले पोर्शन में मैंने मान के चलिए ब्लू कलर की एक गैस रखी, कोई भी एक गैस मानी, चलो हाइड्रोजन मान लेते हैं, और इसके इस वाले कंपार्टमेंट में मैंने यहाँ पर क्या रख दिया? ऑक्सीजन रख दिया। बेटा अगर ये यहाँ पर इस तरीके से है और मैं आपसे कहता हूँ कि आप बेटा मुझे ऑक्सीजन निकाल के दिखाइए, तो आपको पता है कि आप यहाँ पर से इसे निकाल देंगे और आप मुझे पक्का ऑक्सीजन ही निकाल कर देंगे। लेकिन अब मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मूवेबल वाला ओपन चैम्बर जिसमें सब चीज़ सेपरेट कर रहा था, मैंने इसको हटा दिया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो समय के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों के गैस इधर उधर मूव करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से आपका गैस एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। और अगर मैं उस समय पर आपसे बोलूं बेटा मेरे को ऑक्सीजन निकाल के दिखा दो, तो आप श्योर नहीं हो कि आप 100% ऑक्सीजन दोगे या नहीं दोगे। यानी कि वहाँ पर क्या हो गया? डिसऑर्डर ज़्यादा आ गया है। यानी कि जब गैस डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑर्डर होता तो आप आराम से निकाल के दे देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि इसकी एंट्रोपी बढ़ गई है। तो एंट्रोपी क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। बेसिकली होता क्या है, देखो एक मोशन होता है, जैसे आप किसी भी एक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, एक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। अब ये समझो कि जहाँ पर डिसऑर्डर चीज़ें ज़्यादा रहेंगी उसकी एंट्रोपी हमारे पास क्या रहने वाली है? ज़्यादा रहने वाली है। अब एक जगह पर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो मेरे पास क्या फ़र्क पड़ेगा? वैसे तो अभी NCERT के डेटा को हम लोग चेक करेंगे, NCERT क्या कहती है और फिर सही चीज़ क्या है। मतलब NCERT सही कहती है, लेकिन उसके हिसाब से हम चलते हैं तो हमारे क्वेश्चंस क्यों गलत होते हैं ये भी समझेंगे। एक्चुअल में आप ऐसे समझिए कि मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो सपोज कीजिए एक जगह पर अपने पार्टिकल्स थे, कुछ टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वो पार्टिकल अपनी जगह पर मोशन करना शुरू करते हैं। जब मोशन से करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर हो जाएंगे। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों से जो एंट्रोपी का बोला गया है कि एंट्रोपी यहाँ पर बताती है कि एक डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर के लिए है, और यहाँ पर बोला गया है
कि अगर आप लोगों से क्वांटिफाई करनी है एंट्रोपी, कोई पैराग्राफ जो आपके पास दे रखा है, तो बोल रखा है वन वेज टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और chaotic डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी वुड बी थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड। अब ये स्टैटिस्टिकल मेथड क्या है, ये साफ साफ लिखती है एनसीईआरटी के बियॉन्ड दिस स्कोप है। लेकिन जब हमारे पास ऐसे कुछ चीज़ें हो रही थी और उस समय पर अगर हम लोग हीट चेंज की चीज़ों को पढ़ लें तो एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन बन जाएगी और वो थर्मोडायनेमिक फंक्शन पढ़ पाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन होती है जो कि आप लोगों की पाथ इंडिपेंडेंट होती है। ये बात हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ऐसे फंक्शन जो हमारे पास इस बात से डिपेंड नहीं करते कि आप चीज़ें कहाँ से लेके आ रहे हो, कैसे लेके आ रहे हो, वो आपके पास क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन, जो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। अब यहाँ पर सीधा सीधा बोलता है एनसीईआरटी, व्हेनेवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम इट इंक्रीजेज मॉलिक्यूलर मोशन कॉजिंग इंक्रीज रैंडमनेस। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट बढ़ाओगे, तो यहाँ पर क्या बोलता है, हीट हैज़ रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस कैन वी इक्वेट डेल्टा एस विथ क्यू। तो यही चीज़ बोली है कि क्या आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है, देखिए ध्यान सुनिएगा प्लीज़ इस लाइन को, एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट the distribution of heat also depends on temperature at which heat is added to the system। यानी कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि उस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस समय पर किस बॉडी को कितनी हीट दे रहे हैं। मान के चलो यहाँ पर एक बॉडी अभी जो एनसीईआरटी कहेगा आगे, वो कहता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक हॉट बॉडी है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा हॉट बॉडी है और आपने उसमें कुछ हीट दी, तो भैया उसका जो रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम रहेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतनी हीट है। लेकिन यहीं पर अगर एक कोल्ड बॉडी है और आपने अगर उसमें हीट दे दी तो उसमें जो है पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर देखा जा रहा है कि टेम्परेचर का और एंट्रोपी का इन्वर्स रिलेशन है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब ठंडा वाला था उसको जब टेम्परेचर दिया मैंने तो उसके पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करें, और जब हॉट बॉडी वाली थी मैंने उसको अगर हीट दी तो उसके पार्टिकल्स ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करे क्योंकि ऑलरेडी एक हीट पे था, राइट। तो यहाँ पर एनसीईआरटी देखिए क्या देता है, अ सिस्टम एट हायर टेम्परेचर हैज ग्रेटर रैंडमनेस देन इट एट लोअर टेम्परेचर। केस पहले का है, दस टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ chaotic मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो किसी भी बॉडी में chaotic मोशन मतलब वही होता है इधर उधर घूमना, भसड़ जिसे कह देते हैं। सिस्टम में chaotic मोशन का अगर आपको मेजर करना है तो आप टेम्परेचर की मदद से ले सकते हो। अब आगे की लाइन देखिए, heat added to a system at lower temperature causes greater randomness। जब आप किसी भी बॉडी में हीट उसको ऐड कर रहे हो जो कि पहले से लोअर टेम्परेचर पर है तो उसमें रैंडमनेस क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। देन व्हेन द सेम क्वांटिटीज हीट इज एडेड टू एट द हायर टेम्परेचर, दिस सजेस्ट दैट एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और इस वजह से आपके पास वो कहता है कि डेल्टा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगर आप यहाँ पे हटाएंगे तो क्यू रिवर्सिबल की बात हो रही है। रिवर्सिबल की बात क्यों हो रही है? क्योंकि बेटा हमारे पास यहाँ पे ऐसा प्रोसेस मान के चल रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट देकर चीज़ें रिवर्स कर सकते हो। जनरली जो हमारे पास स्पॉन्टेनिटी थी वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए दिखाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जो एंट्रोपी है ये किसके लिए बताई जा रही है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बताई जा रही है। अब डेल्टा एस जो हमारे पास आया ये क्यू अपॉन में टी आया, बेसिकली इसे आप डेल्टा एस, जब क्यू रिवर्सिबल है इसे आप एंथैल्पी से डिनोट कर सकते हैं, तो इसको आप डेल्टा एच बाय टी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्यू जो आपके पास अमाउंट ऑफ हीट है वही आप उसे एंथैल्पी चेंज में भी ले सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे कि इसमें यू जीरो भी होता है तो क्यू इज इक्वल टू एच भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ यहाँ पे एनसीईआरटी में कि एस टोटल यानी कि एंट्रोपी जो आपके पास है वो क्या होती है बेटा, टोटल, ये हम पहले भी कर चुके हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। भाई हमारे पास अगर डेल्टा एस टोटल बोलेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग में से जो आपके पास वैल्यू आएगी वो डेल्टा एस टोटल ही दे रखा है तो ये हमारे पास आएगा। लेकिन अगर हमारे पास टोटल एंट्रोपी चेंज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करना है तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास डेल्टा एस की याद रखना
क्योंकि अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि कहाँ पे स्पॉन्टेनियस होना है, कहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस। जब हम लोग अगला टॉपिक गिव्स फ्री एनर्जी करेंगे उसमें बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी देखिए, फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमारे पास कंडीशन आती है कि उसका डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ये आपकी एनसीईआरटी समझाती है। ये कहती है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, उस समय पर एंट्रोपी मैक्सिमम होती है और आपका डेल्टा एस टोटल कितना हो जाता है 0, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जितनी हीट गई उतनी हीट आ गई, तो यहाँ पे कोई चेंज होता नहीं है, ना एंट्रोपी में कोई चेंज होता। तो यहाँ पर आपके पास एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बोला गई है, वी कैन से दैट एंट्रोपी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीजेज टिल इट रीचेज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम, द चेंज इन एंट्रोपी इज 0। यहाँ पर आप लोग बहुत ही ध्यान से अपने क्वेश्चंस को गलत मत कीजिएगा, एमसीक्यूज में गलत करवाता है। देखिए, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल्स टू क्यू सिस्टम अपॉन में टाइम। क्या बोलता है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, सिस्टम की बात हो रही है, सराउंडिंग। ओके, देखो हमने सारी चीज़ें सिस्टम के हिसाब से करी हैं। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो हमने पॉजिटिव लिया है, वर्क डन बाय सिस्टम है तो हमने नेगेटिव लिया है। ये कहता है कि डेल्टा एस सिस्टम हमारे पास क्यू ऑफ सिस्टम वो की जो कि आपने कौन सा लिया है, रिवर्सिबल वाला लिया है, अपॉन में डेल्टा टी हो जाता है और ये वैल्यू आप लोगों की 0 आ सकती है। वी फाइंड दैट बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन U इज इक्वल्स टू 0। यानी कि जब आपके पास रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो आइसोथर्मल कंडीशन के दौरान, आपने देखा था कि वहाँ पर आपका U भी 0 आया था। और बट डेल्टा एस टोटल इज नॉट 0 फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि ये सिस्टम का 0 सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है चीज़ें इक्विलिब्रियम में हो और प्रोसेस रिवर्सिबल हो। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो यहाँ पे तो 0 हो सकता था, U तो इरिवर्सिबल केस में हमने 0 देखा था। लेकिन डेल्टा एस टोटल इरिवर्सिबल प्रोसेस का 0 नहीं होता है, यही लाइन इसने कह रखी है, इट इज नॉट 0 फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, दस डेल्टा यू डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। कह रहा है कि डेल्टा यू पार्शलिटी नहीं करता था, डेल्टा यू कहता है मैं रिवर्सिबल में 0 हो सकता हूँ, मैं इरिवर्सिबल में 0 हो सकता हूँ। लेकिन डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी कहता है भैया जी हमारी सीधी सीधी कहानी है कि अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे तो मैं 0 हूँ, लेकिन इरिवर्सिबल के दौरान मैं 0 नहीं हूँ। अब आपसे जो है ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी में पूछूं तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में से किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी बेटा? आपको देखना है कि किस में डिसऑर्डर ज़्यादा है, यानी गैस, एग्जैक्टली, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, मतलब भसड़ ज़्यादा गैस में हो रखे ना। सॉलिड में तो बेचारे अच्छे से आराम से रहते हैं एक ही जगह पर, तो एक ही जगह पर उनका मोशन डिसऑर्डर ज़्यादा होता है। लिक्विड में सॉलिड ज़्यादा डिसऑर्डर होता है। इसलिए अगर आपसे बोलेगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में हमारे पास अगर ऐसे कंडीशन आती है तो फिर हमारे पास गैस की एंट्रोपी जो है दिक्कत देती है। अब एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि हमें ऐसा देखने को मिलता है कि एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट आप याद रखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी इंक्रीज होती है जनरली। ऐसा क्यों होता है आइए देखते हैं। एक्चुअल में अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो एंट्रोपी टेम्परेचर के इनवर्स रिलेशन है तो आपने देख लिया, लेकिन एक और चीज़ देखो ना, ये हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी तो है। और अगर ये हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाने पर हीट भी तो बढ़ेगी, और वो जो हीट बढ़ती है ये इस टेम्परेचर के घटने वाले टेम्परेचर जो एस घटता उस इफेक्ट को ओवरकम कर देती है, और ओवरऑल रिजल्ट ये होता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ने से आपकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर मैं आपसे कहता हूँ प्रेशर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, आप कहना सर प्रेशर का मतलब है अगर हम लोग गैस को प्रेशर करें तो लिक्विड में जा रहे हैं और लिक्विड को प्रेशर करके और सॉलिड में जा सकते हैं, कि पार्टिकल्स को पास पास लेके आ रहे हैं, एंट्रोपी घटा रहे हैं। यानी कि प्रेशर बढ़ने पर आपकी एंट्रोपी क्या होती है, कम हो जाती है। कुछ फेमस एग्जाम्पल होते हैं और वो आपको जो है कंफ्यूज भी कर देते हैं। जैसे कि आपका पूछा जाता है बॉइलिंग ऑफ एग। बॉइलिंग ऑफ एग मतलब सर यहाँ पर जो सॉलिड है, क्योंकि यॉक होता है उसमें, वो हमारे पास लिक्विड से सॉलिड स्टेट बन जाता है। माफ कीजिए, सॉलिड नहीं लिक्विड है। जो एग के अंदर जो योक है हमारे पास,
वो लिक्विड से सॉलिड में हो जाता है, तो हमारी एंट्रोपी यहाँ पर डिक्रीज होगी, क्योंकि स्टेट हमें दिख रहा है बॉइलिंग ऑफ एग में लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, तो इसकी एंट्रोपी हमारे को डिक्रीज होती हुई दिख रही है, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। जो दिखता है वो कभी हुआ है आज तक? नहीं ना। तो बेटा इसकी एंट्रोपी एक्चुअल में बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है अगर आपसे पूछेगा तो आपके आंसर आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग ऐसे केस में एंट्रोपी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात भी करेंगे, क्योंकि यॉक के अंदर जो हमारे पास प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाते हैं, और डीनेचर होने की वजह से उनमें मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, और इस वजह से पूरे सिस्टम की एज अ एंट्रोपी होल क्या होती है, बढ़ जाती है। इवन बीइंग लिक्विड से सॉलिड पहुंचने के बाद भी प्रोटीन डीनेचर होने की वजह से उसमें ज़्यादा मूवमेंट कर देते हैं, और इस वजह से इसकी एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछता है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। अगर आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो आप बताइए उसकी एंट्रोपी क्या होगी। तो आप लोगों के हिसाब से क्या होनी चाहिए स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड में? बेटा एंट्रोपी बढ़ेगी, किसी का आंसर है कम, पर अब समझते हैं कि हमारे पास बढ़ेगी। हाँ बेटा घटेगी। क्यों घटेगी आइए देख लेते हैं। एक्चुअल में हमारे पास रबर बैंड ऐसे समझिए कि आपके पास यहाँ पर अभी ऐसे, और अगर मैं रबर बैंड के मॉलिक्यूल्स की बात करूँगा तो अभी ऐसे पास पास बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके ऐसे 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 बिल्कुल बहुत सारे पास पास ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। अब आपने क्या किया, इस रबर बैंड के, अब मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे नहीं, जब आपने इस रबर बैंड को खींचा और ये रबर बैंड बेटा आपका ऐसे हो गया, तो यही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, थोड़ा फैल जाएंगे, और यही मॉलिक्यूल्स थोड़ा अच्छे से अरेंज हो जाएंगे बेटा। और जब मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर भसड़ थोड़ी सी कम हो गई है, यहाँ पर ये अच्छे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। देखो जहाँ भी अच्छे बच्चे आएंगे वो एंट्रोपी वाले नहीं है, याद रखना। जो बेकार वाले बच्चे हैं हमारे तुम्हारे जैसे, ये सब एंट्रोपी वाले रहते हैं। ये जो बच्चे हैं ये बिगड़े, मतलब ये अच्छे बच्चे हैं, शरीफ बच्चे, तो इनको हम कहेंगे कि इनकी एंट्रोपी घट गई है, क्योंकि शरीफ है ना, लाइन में लगे हुए। देखो यार ये देखा, तू यहाँ बैठ जा, मैं तेरे ऊपर बैठा हूँ, तेरे ऊपर मैं बैठा हुआ, तो मतलब ये चल रहा है। तो जहाँ पर आपके पास डिसऑर्डर ज़्यादा होगा वहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, और जहाँ पे डिसऑर्डर कम होगा वहाँ पर एंट्रोपी घटेगी। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा है, डिसऑर्डर तो कम हो गया ना, ऑर्डर ज़्यादा, ऑर्डर वाइज अरेंज, इसलिए स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड में आपके पास क्या दिखाई जाती है कि आपकी जो एंट्रोपी है वो हमारे पास घट जाती है। ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड में से किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है? तो ग्रेफाइट की एंट्रोपी जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे एक दो एग्जांपल और पूछ लेते हैं। जैसे कि आपके पास आयोडीन अगर एक्वस सॉलिड से एक्वस में चला जाता है ना, तो हमारे पास क्या होता है, सॉरी ब्रोमीन की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी सॉलिड से अगर लिक्विड में जा रहा है तो बेसिकली क्या होगी, हमारे पास एंट्रोपी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड जा रहा है। अब ये वाला केस मत देखना, एग वाला, एग के केस में डिहाइड्रेशन होता है। जनरली अगर हम लोग किसी सॉल्वेंट में किसी चीज़ को मिलाते हैं और वो घुल जाता है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें हमारे पास लिक्विड स्टेट में पहुँच गया। लेकिन यहीं पर एक और चीज़ हो जाएगी, अगर किसी सब्सटेंस में प्रेसिपिटेट बन जाता है, अगर किसी रिएक्शन के दौरान, जैसे AgCl, इसकी पूछेगा एंट्रोपी क्या होती है, तो बेटा AgCl क्या करता है, सॉलिड प्रेसिपिटेट बनाता है रिएक्शन के दौरान। तो AgCl की जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें सॉलिड आ जाता है इसलिए उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, घट जाती है। आपकी NCERT प्रॉब्लम नंबर 6.10 से कहती है आपको प्रेडिक्ट करना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। पहला कहता है अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू अ सॉलिड। क्या हो गया, लिक्विड सॉलिड में चली गई तो आपके पास एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये तो हमने भी देख लिया। नेक्स्ट हमसे कहता है टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। NCERT के हिसाब से उसने लिखा था इन्वर्स, लेकिन हमें याद रखना है कि टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ उसके लिए नहीं बोल रहा था, वो तो कह रहा था कि उस समय पर NCERT गलत नहीं लिखा। NCERT लिखा है अगर बॉडी ऑलरेडी ज़्यादा हीट पर है उसमें अगर आप टेम्परेचर दोगे तो उसमें रैंडमनेस कम होगी। NCERT ने गलत थोड़ी लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, आपका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रैंडमनेस ज़्यादा आ गई, इसलिए इसमें भी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपसे कहता है NaHCO3 Na2CO3 CO2 प्लस H2O देता है। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो इस रिएक्शन में मेरे पास पहले एक सॉलिड है और बाद में सॉलिड के साथ साथ गैस भी है, जिसकी वजह से मेरी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट H2 अगर आपके पास है 2H में, तो इसके केस में क्या हो गया है बेटा, हमारे पास ये भी सेम रहेगा,
कि हमारे पास जो वैल्यू है, पहले H2 थे, अब दो अलग अलग हो गए हैं भाई। पहले तो ऑर्डर वाइज थे, बॉन्ड के साथ बन के अटैच थे, लेकिन जब आपने उसको दो एटम्स में तोड़ दिया है तो इसका मतलब क्या है कि बेटा आपके पास चीज़ें टूट गई हैं और टूटने के डिसऑर्डर ज़्यादा आ गया है। इस वजह से यहाँ पे भी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 6.11 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपसे कहता है कि द फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन 4Fe + 3O2 गिव्स 2Fe, मतलब Fe + O2, ये आपको Fe2O3 दे रहा है, ठीक है। ये आपके पास आपकी रिएक्शन बता रहा है और इसमें कहा है कि एंट्रोपी चेंज -549.4, एंट्रोपी चेंज यानी कि डेल्टा एस बोल रखा है इसने, यस डेल्टा एस आपके पास इसने कितना बोल रखा है, -549.4 बोल रखा है। वाई इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास एंट्रोपी चेंज अभी भी नेगेटिव है लेकिन ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है, जबकि हमने देखा था कि अगर मुझे स्पॉन्टेनियस करनी है तो मेरे पास रिएक्शन में वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव की होनी चाहिए। यहाँ नेगेटिव की वैल्यू होने के बावजूद भी ये स्पॉन्टेनियस क्यों है? ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि आप लोगों को जो चीज़ बताई जा रही हैं वो पूरी नहीं बता रहे, इसमें आपसे ये कुछ निकलवाना चाह रहा है और वो चीज़ आप लोग निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें आपको डेल्टा एच की वैल्यू भी आपको दे रखी। देखिए डेल्टा एच आपको कितना दे रखा है, -1648 आपको दे रखा है, राइट, -1648। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देखिए क्या कहता है, अगर मेरे पास यहाँ पर डेल्टा एच माइनस का दे रखा है तो यहाँ पर हमारे पास हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग है। हीट क्या है, एब्जॉर्ब्ड बाय द, क्योंकि सीधी सीधी बात है ना, अगर हीट रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक है तो हीट हमारे पास एब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग, और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग अगर है तो हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव आएगी कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि बाय द सिस्टम ने कराया ना, सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब किया है तो इसका मतलब हमारे पास हीट नेगेटिव है। यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को लेता हूँ तो मेरा डेल्टा एस माइनस ऑफ डेल्टा एच बाय टी आ जाएगा, क्योंकि इस समय पर मेरे पास सिस्टम के द्वारा काम किया गया है, सिस्टम पे काम नहीं हुआ और सराउंडिंग के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है। अब अगर मैं इस वैल्यू को लगाता हूँ तो मेरे पास सराउंडिंग की वैल्यू आ जाएगी। मेरे सराउंडिंग का कितना है, सिस्टम की तो आपको एंट्रोपी इसने दे दी, सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालने के लिए मैंने आपको ये बताया था Q/T कर देंगे और डेल्टा एच दे रखा है तो हम लोग डेल्टा एच/T माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही चीज़ है, सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर इस बात को मैं डेल्टा एच की वैल्यू को यहाँ पे रख देता हूँ तो -1648 आ जाएगा, अपॉन में 298 केल्विन दे रखा है। अब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, +1648 अपॉन 298 केल्विन। अगर आप इसमें और कुछ है, × 10⁻³ दे रखा है ना, हाँ × 10⁻³ कभी नहीं करता, आंसर क्यों नहीं आया, तो × 10⁻³ अगर हम लोग कर देंगे तो अब हमारे पास क्या होगी, हमारे पास सराउंडिंग आ गया, ये सराउंडिंग की वैल्यू आ जाएगी। और आपको पता है एस टोटल निकालने के लिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग करेंगे, और जब आप इन दोनों चीज़ों को प्लस करेंगे तो आपके पास आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, जिसकी वजह से हमें पता पड़ जाएगा कि हमारे पास जो हमारी रिएक्शन है वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो यहाँ पर आज हम लोग अपने टॉपिक को अंत रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।